हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस हमारे सेशन में। तो सभी लोग जल्दी से जुड़िए एंड क्लास को आप लोग फटाफट से शेयर करेंगे। जो लोग भी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आप सभी लोगों को मिल सके। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो एक बार सभी लोग जल्दी से जुड़िए और बिना देरी किए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। एक बार क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए। बताएंगे शारीरिक द्रवों को लौटाने में लसिका तंत्र की असफलता का परिणाम है। तो क्या होता है, सभी लोग जल्दी से बताएंगे। एक बार सभी लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाता है। चेहरों व हाथों की सूजन हो जाएगा, प्लीहा का सोप होगा, हाथों और पैरों का सूजन होगा, या सौफ के रूप में उत्तकों का सूजन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लीहा का सौप हो जाएगा, यानी कि सौफ प्लीहा जिसे कहा जाता है। एक ऐसी स्थिति है जिसमें क्या होता है, तो अंतराली डिब्बे के भीतर तरल पदार्थ अधिक हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तरल पदार्थ जो है ना अधिक हो जाता है, यानी कि शारीरिक द्रव हो जाएगा, ज्यादा मात्रा में हो जाएगा। इस स्थिति के कारण अक्सर उत्तक में सूजन आ जाएगी। और यह तब तक आम होता है जब तक लसिका अवरोध होता है। जब तक लसिका का अवरोध होगा ना तब तक यह होता है प्लीहा का शोफ। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का, बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए चेहरे व हाथों में सूजन क्या होता है, सूजन की वजह से भी क्या हो सकता है, तो इसके कारण क्या होगा, एलर्जी होगा, हार्मोनल बदलाव हो जाएगा, पानी का जमाव और कुछ बीमारियों भी शामिल है। जैसे इसमें क्या होता है, चेहरे और हाथों के सूजन के कारण क्या, सभी एलर्जी के कारण हो सकता है, हार्मोनल बदलाव के कारण हो सकता है, एंड हाथों पैरों के सूजन की वजह से क्या हो सकता है, जैसे कि चोट लगने की वजह से हो जाएगा, गठिया से हो जाएगा, हार्ट, ठीक है, हार्ट से हो जाएगा, लीवर और किडनी की बीमारियों के कारण हो सकता है ये हाथों और पैरों में सूजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सेकंड नंबर बताएंगे, श्वास नाल यानी कि ट्रेकिया, ठीक है, उपास्थि वलय की बनी होती है। इन वलयों की आकृति देखिए, एक लंबी नली होती है, ट्रेकिया क्या होती है, तो लंबी नली होती है जो गले में स्थित स्वर यंत्र को फेफड़ों से जोड़ने का कार्य करेगी। ठीक है, तो ये किस रूप में होता है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, श्वसन तंत्र का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। श्वास नली को वायु मार्ग या, ठीक है, विंड पाइप भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, ट्रेकिया को विंड पाइप। तो किस रूप में होता है दोस्तों, तो ये होता है सी शेप्ड में। ठीक है, किस में होता है, तो सी शेप में होता है, ये ध्यान रखना आप लोगों को। ऑप्शन हो जाएगा ये श्वास नली, ठीक है, उपास्थि के छल्लों से बनी होती है, यह वल्गम बनाने वाली कोशिकाओं से बनी होती है। श्वास नली जो है ना गर्दन के सामने महसूस की जा सकती है। श्वास लेते समय श्वास नली चौड़ी और लंबी हो जाती है। ये कैसी होती है, तो सी शेप की होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बताइए सभी लोग जल्दी से बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्लैंड है जो अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रभावित करती है। तो इसमें से सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रभावित कौन करता है, थायराइड करेगा, पैराथायराइड करेगा, एड्रिनल करेगा, या पिट्यूटरी करेगा। तो सब लोग यहाँ पे जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, आंसर करिए। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्य ग्रंथि मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, तो पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। यह मस्तिष्क के आधार पे स्थित होता है। एक कैसा होता है, तो मटर के दानों के आकार की होती है। ठीक है, यह शरीर के कई हार्मोन को बनाने का कार्य करेगा। कौन, तो मास्टर ग्लैंड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, जिसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाएगा। यह शरीर की जरूरतों को समझने का कार्य करेगी। ठीक है, और शरीर के अलग अलग अंगों और ग्रंथियों को संकेत भेजने का कार्य करती है। यह शरीर के कई हार्मोन ग्रंथियों को नियंत्रित करने का कार्य करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के आधार पे होता है, तो ये तो सभी लोगों में बता ही दिया हूँ। चलिए, तो यहाँ पे थायराइड देखिए क्या है, तो थायराइड जो है ना गर्दन के निचले हिस्से में स्थित एक तितली की आकार की ग्रंथि होती है। यह शरीर के कई कामों को नियंत्रित करेगा। ठीक है, देखिए, ठीक है, इससे कई सारे रोग हो जाएंगे। इससे थायराइड ग्रंथि से क्या होगा, ट्राई आइडो थायरोनिन हो जाएगा, यानी कि T3 जिसे कहा जाएगा, थायरोक्सिन यानी कि T4 के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए ये हार्मोनल गतिविधियों को भी नियंत्रित कार्य करने करता है। तो यहाँ पे देखिए पैराथायराइड में ग्रंथि क्या क्या होती है, तो थाइमस के पास स्थित होती है। पैराथायराइड में ग्रंथियां जो होती है ना कहाँ पे स्थित होती है, तो थाइमस के पास स्थित होती है। और ये ग्रंथियां जो है ना पैराथायराइड हार्मोन यानी कि पीटीएच जिसे कहा जाता है, ठीक है, पीटीएच को स्रावित करती है। ठीक है, पीटीएच को स्रावित करेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यह हार्मोन क्या करता है,
पैराथायराइड क्या, ठीक है, पीटीएच हार्मोन क्या करेगा, तो रक्त और ऊतकों की कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करने का कार्य करेगा। ठीक है, एड्रिनल क्या है, एड्रिनल ग्रंथि क्या है, तो एड्रिनल ग्रंथि या इसे अधिवृक्क ग्रंथि भी कह सकते हैं। ठीक है, अधिवृक्क, ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है, इसे अधिवृक्क ग्रंथि कहेंगे। ठीक है, यह कशेरुकी जीव में पाए जाने वाले एक अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए, फोर्थ नंबर को देखेंगे, सेरेब्रम के कार्यों में से कौन सा कार्य है, तो इसमें से बताएंगे सेरेब्रम का कार्य। ठीक है, सेरेब्रम क्या है, ठीक है, तो ये मस्तिष्क का एक अहम हिस्सा है जिसकी मुख्य भूमिका होती है शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का, फोर्थ का सभी लोग बताइए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि क्या, संतुलन, समन्वय व पेशीय, ठीक है, नियंत्रण को बनाए रखता है। ठीक है, एक बार सभी लोग जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे, इन वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए, और जो लोग भी क्लास में लास्ट में जुड़े हैं ना, बाद में जुड़े हैं, तो जो भी प्रश्न आपके छूटे हैं तो आप लोग देखिएगा। और एक और चीज, कमेंट बॉक्स में जितने भी लोग बाद में देखते हैं क्लास को ना, क्लास को बाद में देखते हैं, तो जितने भी आंसर आप लोगों को आता है ना, वीडियो को पॉज करना है और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करिए, फिर से स्टार्ट करिए। ठीक है, वैसे क्या होगा ना, आप लोगों को याद हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेरे आंसर बताने से पहले आप लोगों को आंसर लिख देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो क्या करता है सेरेब्रम, क्या कार्य करेगा, तो संतुलन, समन्वय और पेशीय नियंत्रण को बनाए रखता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए, फिफ्थ नंबर को देखेंगे। बताइए पांचवा नंबर, गले से कान को फैलने वाली अधिकांश संक्रमण डैश के द्वारा फैलता है, श्रवण नाल, ठीक है, कर्णावर्त के द्वारा, कर्णनली या मध्य कर्णिका कला के द्वारा। तो सब लोग यहाँ पे जल्दी से बताएंगे फिफ्थ का क्या हो जाएगा, किसके द्वारा। ठीक है, तो हो जाएगा क्या, यूस्टेकियन ट्यूब हो जाएगा, यानी कि इसके द्वारा, तो श्रवण नाल जिसे यूस्टेकियन ट्यूब कहा जाता है। ठीक है, तो यूस्टेकियन ट्यूब के द्वारा फैलता है। यह जो होती है ना, बहुत खुली होती है। ठीक है, यह ट्यूब जो बहुत खुली होती है, यह दबाव, ठीक है, यह दबाव की लगातार भावना पैदा कर सकती है, और साथ ही असामान्य आवाजें जैसे कि खुद की सांस या खुद की आवाज बहुत तेज सुनाई देती है इसमें। ठीक है, तो गले, ठीक है, गले से कान को फैलने वाले अधिकांश संक्रमण किससे, यूस्टेकियन ट्यूब के द्वारा फैलता है। कर्णवत क्या है, तो कर्णवत कान का एक अहम हिस्सा है, यह सुनने के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, कर्ण नली क्या होता है, तो कान की नली होती है, कान का वह हिस्सा होता है जो बाहरी कान के मध्य कान तक जा, ठीक है, बाहरी कान से मध्य कान तक जाता है। यह एक ट्यूब की तरह होती है कान की नली में। ठीक है, होती है। ठीक है, ESS से ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी, ठीक है, ठीक है, मीटर्स कहा जाता है, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, यह नली कर्ण पल्लव से लेकर ठीक है, कर्ण पटल तक जाती है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होगी, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि 1 इंच इसे कह सकते हैं। ठीक है, 1 इंच। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मध्य कड़िका कला क्या है, चलिए तो आगे बढ़िए ना, इसको सुन, ये भी कान का एक पार्ट है। आगे बढ़िए, बताइए यहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का अर्थ क्या होता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया प्लेटलेट्स की एकत्रीकरण में दुर्बलता, प्लेटलेट की संख्या में कमी, या प्लेटलेट की संख्या में वृद्धि, या प्लेटलेट की संख्या, ठीक है, सामान्य संख्या। तो बताइए सामान्य संख्या होगा या एक जगह जुड़ेगा, उसको कहा जाएगा प्लेटलेट की संख्या में कमी को या वृद्धि को। तो सभी लोग यहाँ पे बताएंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है। ठीक है, यह अस्थि मज्जा में प्राप्त प्लेटलेट का उत्पादन नहीं करेगा, यानी कि प्लेटलेट की कमी को कहा जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि प्लेटलेट यदि नहीं बन पाएगा, ठीक है, अस्थि मज्जा में पर्याप्त मात्रा में प्लेटलेट का उत्पादन नहीं होगा, तो इसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी कि प्लेटलेट की कमी को कहा जाएगा। ठीक है, देखिए, ठीक है, चलिए, और इसके लिए कुछ अलग अलग कारण है, जैसे कि कुछ दवाएं, कीमोथेरेपी इसमें दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विकिरण चिकित्सा, संक्रमण, ठीक है, खराब पोषण, या ठीक है, विरासत में मिली अनुवांशिक, जो कि अनुवांशिक रोगों में भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 7 नंबर बताइए। ठीक है, समसूत्रण या मिटोसिस एक स्थिति है कोशिका खंडन की, बिना घटत कोशिका विभाजन की, कोशिका मृत्यु की, या आधे गुणसूत्रों सहित कोशिका विभाजन। तो यहाँ पे बताएंगे, ठीक है, क्या होता है, सभी लोग बताइए। समसूत्रण यानी कि क्या होता है, तो इसे समसूत्री विभाजन या माइटोटिस, ठीक है, माइटोटिस कहा जाता है। एक साधारण विभाजन होता है, क्या होता है, एक प्रकार का साधारण विभाजन होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि बिना घटत कोशिकाओं की विभाजन की। यानी कि देखिए, इसमें कोशिका का विभाजन होकर दो संतति कोशिकाएं बनती हैं। समसूत्री विभाजन में जनन कोशिका और संतति कोशिका में
गुणसूत्रों की संख्या बराबर बराबर होती है। गुणसूत्रीय विभाजन क्या होता है, तो अलैंगिक प्रजनन की एक क्रिया होती है। यह विभाजन सिर्फ कायिक कोशिकाओं में होती है, कायिक कोशिका में होगी, ये चीजें ध्यान रखना है। समश्रुति विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या एक समान रहती है, ठीक है, एक समान रहेगी, इसमें ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए, 8 नंबर को देखेंगे, किसके अतिरिक्त सभी कोशिका सघनता की तकनीकें हैं, ठीक है, कोशिका सघनता की तकनीकें किसको ध्यान रखना है हमें, तो कोशिका सघनता की तकनीकें हैं, किसको छोड़ के, किस एक को छोड़ के, अपकेंद्रण, कोशिका चक्रण, कोशिका खंडन बनना या छनन, तो किसको छोड़ के दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, छनन यानी कि फिल्ट्रेशन को छोड़ के, ठीक है, फिल्ट्रेशन यानी कि छानने की प्रक्रिया को क्या फिल्ट्रेशन कहा जाएगा, तो फिल्ट्रेशन को छोड़ के सभी कोशिका सघनता की तकनीकें हैं, ठीक है। अपकेंद्रीकरण क्या होता है, तो पहले को देखेंगे, अपकेंद्रीकरण क्या होता है, तो एक तकनीकी है जिसके जरिए मिश्रण, ठीक है, घटकों को अलग अलग किया जाता है। इसमें मिश्रण के भारी कण तल में बैठ जाते हैं और हल्के तर जो होते हैं ना ऊपर तैरने लगते हैं, हल्के कण जो होते हैं ऊपर तैरने लगेंगे अपकेंद्रण में, ठीक है। आगे बढ़िए, देखेंगे हम लोग कोशिका चक्र क्या होता है, तो कोशिका विभाजन की ओर ले जाने वाली एक श्रृंखला होती है, ठीक है, जिसे कोशिका चक्रण कहा जाता है। एंड देखिए, चलिए कोशिका खंडन बनाना यानी कि कोशिका का, ठीक है, कोशिका ब्लॉक प्रिपरेशन को कहा जाता है, ये चीजें ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़िए, 9 नंबर को देखेंगे, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है, तो जल जनित रोग कौन सा है, चेचक है, हैजा है, मलेरिया है या HIV, तो सभी लोग बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, जल जनित रोग कौन सा है, ठीक है, सभी लोगों को पता है क्या हो जाएगा, मलेरिया नहीं है, ठीक है, मलेरिया बताइए किसके काटने से फैलता है, HIV किसके किससे फैलता है, एंड चेचक कैसे फैलता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में डिटेल तरीके से लिखेंगे क्योंकि सारा मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। और बताइए यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा हैजा, ठीक है, हैजा हो जाएगा। हैजा एक क्या है, तो तीव्र दस्त संक्रमण है जो विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु से दूषित भोजन या पानी के सेवन से होता है, क्या होता है, तो विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु से दूषित भोजन या पानी के सेवन से होता है। यह बच्चों और वयस्कों दोनों को प्रभावित करता है, क्या करता है, तो बच्चों और वयस्कों दोनों को प्रभावित करेगा, ठीक है। तो बताइए, विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु के कारण होता है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, इसके कारण विब्रियो कोलेरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, ठीक है, देखिए यह गंभीर दस्त और निर्जलीकरण के कारण होता है, हैजा आप लोगों का ध्यान रखिएगा। चलिए, ठीक है, क्योंकि इसमें तुरंत इलाज नहीं करेंगे ना तो इसमें मृत्यु भी हो सकती है, जानलेवा भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ठीक है, आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्षय रोग किसका एक उदाहरण है, ठीक है, अज्ञात हेतु, ठीक है, हेतुक रोग का, अधिगृहित विकार का, जन्मजात विकार का या अनुवांशिक रोग का, तो सब लोग यहाँ पे जल्दी से बताइए, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्षय रोग, तो जब किसी व्यक्ति में सकृत पेदे विकसित होता है तो लक्षणों में लंबे समय तक खांसी होता है, इसके तब क्षय रोग यानी कि ट्यूबरकुलोसिस के लक्षणों में क्या क्या होते हैं, तो लंबे समय तक खांसी हो जाएगा, थकान होगा, बुखार हो जाएगा, रात में पसीना आना, वजन कम होना और सीने में दर्द होना, इसके काफी सारे लक्षण हैं, ठीक है, क्षय रोग के। तो यहाँ पे बताएंगे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि अधिगृहित विकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक सॉरी, अधिगृहित विकार क्या होता है, तो यह वे विकार होते हैं जो किसी व्यक्ति को बीमारी के कारण होते हैं, बीमारी के कारण होते हैं, उसे अधिगृहित विकार कहते हैं, ठीक है। ये विकार जन्मजात विकारों से अलग होते हैं, जैसे कि अनुवांशिक रोग होते हैं उनसे अलग होता है, ठीक है। इसके कुछ उदाहरण देखेंगे, अधिविकृत दोष हो जाएगा, ठीक है, अधिगृहित जमावट विकार हो जाएगा, ठीक है, इसी के हिमोफीलिया ए हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अधिगृहित, ठीक है, निमोनिया हो जाएगा, ये सब भी चीजें होती हैं, ठीक है। और आगे बढ़िए, ठीक है, अज्ञात हेतु रोग क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या होता है, प्लेटलेट में, ठीक है, प्लेटलेट रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार है जो कि रक्त को रोकता है और वे कम हो जाते हैं, ठीक है। जन्मजात विकार सभी लोगों को पता है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम क्या है, तो एक प्रकार का जन्मजात विकार है, ठीक है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या, ठीक है, क्रोमोसोम्स की संख्या 21 होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जिससे कि क्या होता है, बच्चे के विकास की गति पर असर पड़ता है, साथ ही बौद्धिक विकास में देरी होता है, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 11 नंबर बताएंगे, ठीक है, जैव न्यूनीकरण, कचड़े से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, ठीक है, गैर जैव न्यूनीकरण क्या होता है, ठीक है, तो जलाना, फेंकना, दफन करना या रिसाइकलिंग, ठीक है, तो ये क्या है, वे अवशिष्ट पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक रूप से
विघटित नहीं हो पाते हैं, प्राकृतिक रूप से सड़ या गल नहीं पाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है। ये अवशिष्ट पदार्थ जो है ना पर्यावरण तक लंबे समय तक रहेंगे। जैसे कि प्लास्टिक वगैरह हो गया तो वो जल्दी जलेगा नहीं। अब मान लीजिए कि कुछ प्राकृतिक रूप से कुछ चीजें होती है ना जो सड़ गल के ठीक है अपने आप खत्म हो जाती है, लेकिन प्लास्टिक है कि खत्म होगा, कभी नहीं होगा। तो इसको क्या करेंगे, जलाएंगे, फेंकेंगे, दफन करेंगे, या क्या करेंगे, रिसाइकलिंग। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, तो रिसाइकलिंग होगा। जैसे कि इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, रिसाइकलिंग हो जाएगा। इसमें क्या क्या चीजें आएंगे दोस्तों, तो इसमें क्या क्या चीजें आएंगे, प्लास्टिक आएंगे, रबड़ आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्या आ जाएगा, रबड़ आ जाएगा, कांच आ जाएगा, कृत्रिम कपड़े जैसे नायलॉन, रेयान आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट जैसे बैटरी आ जाएंगे, ठीक है, जैसे बैटरी के पदार्थ होते हैं ना वो सभी चीजें आ जाएंगे। ये पर्यावरण को धीरे धीरे जमा हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, सघनता समान ठीक है समाप्त हो जाते हैं। ये प्रदूषक के कारण बनते हैं, ये जलवायु परिवर्तन में योगदान करते हैं, ठीक है। इसे रिसाइकलिंग के द्वारा खत्म किया जाता है। आगे बढ़िए, बताएंगे निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण है, इसमें से बताइए। अभी मैंने बताया ना, ठीक है, लोहे की कील जैव निम्नीकरण है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। प्लास्टिक मग फाइल, चमड़े के बेल्ट या सिल्वर, सिल्वर यानी कि चांदी, ये भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सभी लोग बताइए, ठीक है। जैव निम्नीकरण, ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा, चमड़े का बेल्ट हो जाएगा, ध्यान रखिए, सॉरी, चमड़े का बेल्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले आपसे क्या पूछा गया था, तो गैर जैव निम्नीकरण है। यहाँ पे आप लोगों से क्या पूछा गया है, तो निम्नीकरण, ठीक है, जैव निम्नीकरण यानी कि जो क्या हो जाएगा, तो जो पदार्थ प्राकृतिक रूप से खराब हो जाएगा, ठीक है, उसे जैव निम्नीकरण कहेंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या आ जाएगा, चमड़े का बेल्ट आ जाएगा, ठीक है, ये आसानी से सड़ गल जाएगा, ठीक है। घरेलू कचरा हो जाएंगे, कपास से बने कपड़े होंगे, सब्जियां हो गई, फूल फल, कागज आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। जानवरों के खाल वगैरह होते हैं, पौधे होते हैं, तो ये क्या होते हैं, तो आसानी से रूप से खराब हो जाते हैं प्राकृतिक रूप से। इसे जैव निम्नीकरण पदार्थ कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। प्लास्टिक नहीं, आपका प्लास्टिक क्या है, तो ठीक है, जैव निम्नीकरण, इसे रिसाइकलिंग के द्वारा, ठीक है, इसे प्रदूषण से बचा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 30 नंबर बताइए, ठीक है, नियमित रूप से व्यायाम करने का परिणाम क्या है, तो नियमित रूप से व्यायाम यदि करते हैं तो उसका परिणाम क्या निकलेगा, रक्तदाब और कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी होगा, हृदय रोग और मधुमेह का कम खतरा, ठीक है, उच्च ऊर्जा स्तर और बेहतर बौद्धिक तीक्ष्णता, ठीक है, अन्य विकल्पों में सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइए, ठीक है, क्या हो जाएगा, ठीक है। नियमित रूप से व्यायाम करने के फायदे क्या हो जाएंगे, इससे क्या हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा कम हो जाता है, ठीक है। नियमित रूप से यदि आप व्यायाम करते हैं तो व्यायाम करने से क्या होगा, हड्डियां मजबूत होती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर का खतरा कम होता है, ठीक है। व्यायाम करने से मांसपेशियां ठीक है मजबूत होती है और सहन शक्ति बढ़ती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, व्यायाम करने से हृदय और फेफड़ों का स्वास्थ्य बेहतर हो, ठीक है, बेहतर होता है। व्यायाम करने से क्या होगा, मूड अच्छा और एकाग्रता यानी कि एकाग्रता बनी रहेगी। थोड़ा सा आप लोग पढ़ाई करने से पहले करिए, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 13 का बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सभी हो जाएंगे इसमें से, यानी कि रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी होगा, ठीक है, क्या होगा, रक्तदाब बीपी में कमी, ठीक है, हृदय रोग और मधुमेह का कम खतरा रहेगा, ठीक है, उच्च ऊर्जा स्तर और बेहतर बौद्धिक क्षमता इसमें बना रहता है, ठीक है। चलिए, हृदय, ठीक है, इससे क्या करना है, व्यायाम से क्या होगा, तो हृदय विकार के लक्षणों को प्रतिबंधित करने में मदद मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, 14 नंबर 14 को देखेंगे, स्थूलकाय लोगों के लिए एक बड़ा खतरा कौन सा है, स्थूलकाय लोगों जो ठीक है मोटे लोग होंगे उस उनके बारे में बात किया जा रहा है, स्थूलकाय, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टॉक का ज्यादा खतरा रहता है, मोटे लोगों में होता है, ठीक है, ठीक है, जिसमें जिनके अंग क्या होते हैं, भारी होते हैं या फूले हुए होते हैं, उन्हें स्थूलकाय कहते हैं। स्टॉक का खतरा रहता है, कैंसर के कुछ प्रकार का या मधुमेह का, ठीक है, शुगर का। तो सब लोग यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, अन्य विकल्पों में से सभी हो जाएगा। दोस्तों क्या होगा, यानी कि स्थूलकाय लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या होता है, स्ट्रोक होता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, हार्ट अटैक, ठीक है, कैंसर के कुछ प्रकार होते हैं और मधुमेह यानी कि, ठीक है, ये सभी हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से प्रकाश रासायनिक काले धुएं में डैश डैश होने की संभावना है, तो सभी लोग यहाँ पे बताएंगे क्या होने की संभावनाएं होती हैं। आप लोग जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा राइट आंसर, फटाफट से बताएंगे, ठीक है। रासायनिक काले धुएं में क्या किसके होने की संभावना है,
होती हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। ठीक है, काफी जगह आप लोग इसको क्या देखेंगे, CFC देखेंगे, यानी कि यह कार्बनिक यौगिक है, यह गैर जहरीला और गैर ज्वलनशील रसायन है। ठीक है, रसायन होता है, इसमें क्या होता है, तो क्लोरीन और फ्लोरीन के परमाणु होते हैं। ठीक है, देखिए, और इसे नेफ्रॉन कहेंगे, व्यापारिक नाम इसका क्या होता है, तो नेफ्रॉन के नाम से ये मिलता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, एरोसोल स्प्रे से बनाने में कार्य आता है, फोम बनाने में कार्य आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रेफ्रिजरेटर के, ठीक है, तौर पर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में पड़ता है ठंडा करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, तो ये रहे हमारे 15 प्रश्न। मिलेंगे कल सुबह आप सभी लोगों से 9 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। धन्यवाद आप सभी लोगों को। क्लास को एक बार शेयर कर देंगे, वीडियो को आप लोग लाइक करिए। ठीक है, चलिए, तो जितने भी इस सीरीज का हमारा, ठीक है, 19 नंबर, सॉरी 18 नंबर क्लास है, तो जो लोग इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देखेंगे। मिलेंगे आप सभी लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।